जी प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, रोजाना रात के 9 बजे आपके लिए हम सोमवार से शुक्रवार तक अनवरत क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले प्रश्नों की संभवतः जो प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, तमाम सारे प्रश्नों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए हम प्रहार सीरीज लेके आ रहे हैं। आज उसी के क्रम में हमारी अगली क्लास है। देर ना करते हुए, क्योंकि आपकी परीक्षा बेहद नज़दीक है और आपके समय को जाया ना किया जाए, इसलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के सवालों में पहला सवाल आप देखिएगा। पहला सवाल, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। भैया आपको जवाब देना है कि विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। विधुरनी, विधवा, विधुरी, विधुराइन। विधवा का मतलब होता है भैया जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, लेकिन आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विधुर का जो स्त्रीलिंग होगा वो भैया विधवा होगा। यही आपका सही जवाब होने वाला है। और विधुर का मतलब क्या होता है? जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर, और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। तो आपका जो सही जवाब है वो बी इज द करेक्ट आंसर है। ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है। यहाँ पे आपसे विलोम पूछ रहा है, स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है। सॉरी बच्चे, यहाँ पे आपसे स्त्रीलिंग पूछ रहा है। चलिएगा, आज के अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा, आज का अगला सवाल क्या कह रहा है? तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए, जहां पे कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या और कौन आता है, वहां पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। क्या आता है भैया? प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम होगा नहीं, ये सिंबल है आपका। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका होगा, जिसका सिंबल ये है। इसलिए कौन सा जवाब सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 3 नंबर देखिएगा। 1987 में मगध ब्रैकेट में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, त्रिलोचन और शिव प्रसाद सिंह। तो यहाँ पे आपको हम जानकारी के लिए बता दें तो श्रीकांत वर्मा जी को मिला हुआ है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सबसे पहले मिला वो 1955 में मिला था, और इसकी स्थापना 1954 में हुई। 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिणी पे उनको मिला है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिणी पे उनको मिला है भैया। और आगे की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है बी इज द करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है कि यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द विशेषण है। मात्र विशेषण है नहीं, निपट विशेषण है नहीं, चुपचाप विशेषण है नहीं। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो खर्च है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, आज के अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? अव्यय के कितने भेद हैं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको बता दें, विकार या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। एक आपका विकारी होता है और दूसरा आपका अविकारी होता है। विकारी के मतलब होता है भैया जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पे बदल जाए, उसे विकारी कहते हैं। विकार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विकार धन ई। विकार मतलब होता है परिवर्तन और ई का मतलब होता है होने वाले, अर्थात परिवर्तित होने वाले शब्दों को हम विकारी। विकारी के अंतर्गत लल्ला आपका संज्ञा आता है और विकारी के अंतर्गत आपका सर्वनाम आता है। विकारी के अंतर्गत ही आपका विशेषण आता है और विकारी के अंतर्गत ही आपका क्रिया आता है। और अविकारी का मतलब होता है आ धन विकार धन ई, आ धन विकार धन ई। आ माने होता है नहीं, विकार मतलब होता है परिवर्तन, ई का मतलब होता है होने वाला। परिवर्तित न होने वाले शब्दों को हम अविकारी कहते हैं और अविकारी के अंतर्गत ही आपका अव्यय आता है और इसी अव्यय को अविकारी के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पे सवाल है अव्यय के कितने भेद हैं।
अव्यय के भेद के बारे में हम बात करें मेरे भाई, तो अव्यय के जो भेद हैं आपके 4 भेद होते हैं। पहला आता है संबंध बोधक अव्यय, और दूसरे नंबर पर आपका आता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और तीसरे नंबर पे आपका आता है विस्मयादि बोधक अव्यय, और चौथे नंबर पर आपका आता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय के भी लल्ला 4 प्रकार होते हैं। का शरीफ होता है, क्या होता है भैया, का शरीफ, का से कालवाचक, सा से स्थानवाचक, रा से रीतिवाचक, पा से परिमाणवाचक, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। संबंध बोधक अव्यय 2 पदों के बीच में आता है। इसकी ढेर सारी बात ना करते हुए यहाँ पे आपके सवालों का जवाब कितना है आपको पता ही चल गया है कि अव्यय के 4 प्रकार होते हैं और 4 प्रकार यही सही जवाब है। और 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं भैया उसको आपने देख लिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, री वर्ण का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। आप जानते हैं कि री को स्वर के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी में स्वर की संख्या 11 है, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या 10 है, और इसमें आपको बताना है कि री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है नहीं, ता वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, ला और सा का उच्चारण स्थान दंत है। कंठ आप जानते हैं, आ बड़ा आ, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, और काखा गागा अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। का वर्ग का यहाँ पे आप मान लीजिए, और ओष्ठ पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और उ बड़ा उ का भी उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। और मूर्धा, मूर्धा आपका हाँ री का उच्चारण स्थान अल्लाह क्या है, मूर्धा है। यही आपका सही जवाब होने वाला है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों। सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है लल्ला। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। बताइएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। धर्म का मतलब मजहब से है, कतई नहीं, अनपढ़ टाइप के लोग मजहब पे ही जाएंगे। गुण से है, सत्कर्म से है, कर्तव्य से है, नहीं गुण से है लल्ला। बी इज द करेक्ट आंसर। आज के अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 8, कानन का पर्यायवाची शब्द है। पुलिस परीक्षा में आया हुआ सवाल, कानन का पर्यायवाची है, वन है, विपिन भी होता है, अरण भी होता है। ये ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ना पुष्प है ना विहिप है, पुष्प आपका फूल का पर्यायवाची होता है। अगला सवाल देखिएगा, कृताकृत में समास है, कृत और आकृत। यहाँ पे अगर समास की बात किया जाए, कृताकृत में जो समास है आपका कर्मधारय समास है, इसमें विशेषक विशेष का संबंध है। विशेषक को ही विशेषण भी बोलते हैं। इसमें विशेषक विशेष का संबंध है कृत और आकृत। तो यहाँ पे विशेषक और विशेष का संबंध है। कृताकृत में जो आपका समास है वो कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समास आपका, इसमें ये द्वितीय पद प्रधान समास होता है, इसमें कारक विभक्तियों का लोप भी होता है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्विगु समास में आपकी मास्टर ट्रिक होती है संख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा, और अव्ययी भाव समास की कई मास्टर ट्रिक है, उपसर्ग प्लस संज्ञा, संज्ञा प्लस प्रत्यय। आइएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग है। जवाब देना है भैया, किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, गलत है। छात्रों द्वारा और से और द्वारा आपका कर्तृवाच्य में आता नहीं है। कर्तृवाच्य में सीधी बात आप समझिएगा, आपको हम जानकारी के लिए बता दें, कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता कारक विभक्ति रहित होगा। अगर कारक की विभक्ति आएगी भी तो ने विभक्ति आएगी, और यह अपने आप में अपवाद है। बात को ध्यान से समझिएगा, कर्ता हमेशा कारक विभक्ति रहित होगा। यहाँ पे छात्रों द्वारा आया है कारक विभक्ति है, मजदूर से आया है कारक विभक्ति है। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान, नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ये भी गलत है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अब यहाँ पे कर्तृवाच्य है भैया। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के हिसाब से निर्धारित होता है। आपका सही जवाब डी इज द करेक्ट आंसर है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चाहत, रंगत, मेहनत, ना कहते ना आए भाई आज उसकी मेहनत रंग लाई है। जब आप कभी आपका रिजल्ट आएगा तो घर वाले आपके बोलेंगे भैया आज इसकी मेहनत रंग लाई है। मेहनत, रंगत, चाहत तीनों अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं भैया, ये तीन के तीनों आपके
स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि आहार आपका पुल्लिंग शब्द है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आज के अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है, जवाब दीजिए क्या है। शिशिर है, शिरोधार है, सुग्रीव है, ग्रीष्म है। ना ग्रीष्म होगा, ना सुग्रीव होगा, ना शिरोधार्य होगा। सही जवाब आपका क्या होगा भैया, शिशिर होगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलो आगे की तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अभिज्ञ शब्द का संभिन्नार्थक शब्द है। बताइएगा अभिज्ञ का मतलब क्या होता है। मूर्ख होता है, जानकार होता है, स्पर्श होता है, विशेषज्ञ होता है। नहीं भैया, ना स्पर्श होगा, ना विशेषज्ञ होगा, ना मूर्ख होगा। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार होता है, और इसका जस्ट विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ आप बोल सकते हो, जो जानकार ना हो। अगले सवाल की तरफ चलो। 14 नंबर, चीप की दावत कहानी के रचनाकार है। सवाल खूबसूरत है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आया हुआ भी है। चीप की दावत कहानी के रचनाकार है डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी। यही सही जवाब है, सी इज द करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलो भैया। 15 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। आपको जवाब देना है कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह, ये वाला है आपका पूर्ण विराम चिन्ह है, ये आपका अल्प विराम चिन्ह है, और बी इज द करेक्ट आंसर, यही आपका अर्धविराम चिन्ह है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इत और ईत शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। जवाब देना है इति और ईति शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा है। इति का मतलब होता है समाप्ति, और ईति का मतलब क्या होता है, यही बात आपको जानना है। देखिए इति का अर्थ तो फिक्स है, हमने बता दिया। इति का अर्थ जो आपका होता है वो क्या होता है, समाप्ति होता है। तो क्या इन चारों ऑप्शन में कहीं समाप्ति है। हाँ गुरुजी, पहले वाला ऑप्शन में समाप्ति है, तो देखिए कहीं और है नहीं, तो ये तीन के तीनों आपके ऑटोमेटिक आपके ये गलत हो गए, और इस ईति का अर्थ ऑटोमेटिक आपको पता चल गया क्या होगा, बाधा। ऐसे सवालों को आप लगाया करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। मैं गाने की कसरत करता हूं। भैया कसरत नहीं किया जाता है, गाने की कभी कसरत नहीं की जाती। आपने कभी सुना है क्या, नहीं, कतई नहीं, गलत है, यही शब्द वही गलत हो गया है। मैं गाने का अभ्यास करता हूं और मैं गाने का शौक कर रहा हूं। अरे यार, शौक होती है, शौक कर रहा हूं। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं। अरे भैया, व्यायाम कसरत दोनों एक ही बात है ना। चलो आगे बात आइएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, यही जवाब आपका सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ मुख को मोड़िए। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। जवाब देना है आपको, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अभय का मतलब होता है अ माने नहीं, अभय माने डर, जिसको डर ना हो, जिसे आप बोलते हो निडर। क्या बोलते हो भैया, जिसे आप बोल सकते हो क्या, निडर बोल सकते हो ना, या आप निर्भय भी बोल सकते हो। और उभय का मतलब होता है दोनों। पहला ही जवाब आपका सही है, हवा और अग्नि होगा नहीं, इसका मतलब होगा अनिल और अनल होता है। अनिल और अनल होता है, अनल का मतलब अग्नि या आग, और अनिल का मतलब हवा होता है। पढ़ना पढ़ाना होगा नहीं, दोनों निर्भय होगा नहीं, क्योंकि यहीं पे ये हो सकता था, लेकिन अगर लिखा गया होता उभय और अभय शब्द का सही अर्थ है तब, इसलिए पहला जवाब आपका क्या है, सही है। चलो अगला सवाल देखिएगा 19 नंबर, अंधेर नगरी का अर्थ है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ सवाल है। बताइए अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो। अरे भाई ऐसा थोड़ी होगा, सुनसान जगह नहीं। कौन सा जवाब सही है, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का मतलब अन्याय की जगह। कौन सा जवाब सही है, दूसरा जवाब सही है। आइए 20 नंबर देखिएगा, कांति और क्लांति शब्द का अर्थ, शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए कांति का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि कांति का मतलब होता है लल्ला क्या, चमक। देखिए कितने ऑप्शन में चमक है, दो में है, दो में नहीं है, ये दो खत्म हो गए। अब बचे आपके दो ऑप्शन, और इस दो ऑप्शन में आप जानते हो इस क्लांति का मतलब। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों का अर्थ पता होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा भैया। इस क्लांति का मतलब होता है थकावट, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 21 नंबर देखिएगा, आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। आपको जवाब देना है। आदि का मतलब क्या है, आधा, पागलपन, अधिकारी जैसा रोगी, ये तीनों नहीं है। सही आपका पहला है, आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, व्याधि का मतलब होता है पीड़ा। चलो अगला सवाल का जवाब दो। 27 नंबर देखिएगा भैया, ता वर्ग
की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, नासिक है, दंत है, मूर्धन्य है, तालव्य है। देखिए आप जानते हो कि ता वर्ग के ध्वनियों का उच्चारण स्थान लल्ला क्या होता है, दंत होता है। ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ये सब दंत वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आप जानना चाहते हो नासिक प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अंगा इया अड़ानामा नासिक के अंतर्गत आ जाता है। मूर्धन्य की आप बात करोगे तो सबसे पहले आपका का वर्ग आता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद चा वर्ग आता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद फिर आपका टा वर्ग आता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या है लल्ला, मूर्धन्य है। ठीक है, चलो तालव्य आपका चा वर्ग का है, बता ही दिया, सारी बातें हो चुकी हैं। अगले सवाल की तरफ मूव कर देते हैं। चलो 23 नंबर, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? जवाब दीजिए भैया। कह रहा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, कारण बताया जा रहा है क्योंकि वह अंधा है। लाचार क्यों है? क्योंकि वह अंधा है। तो पहला जवाब गलत है, परिमाणवाचक होगा नहीं, संबंधवाचक होगा नहीं, संकेतवाचक होगा नहीं, होगा क्या, कारणवाचक। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले की तरफ मूव करते हैं। 24 नंबर देखिएगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिनाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार या दृष्टांत अलंकार। आपको जवाब देना है मेरे भाई कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। मतलब जिसके पास पैर नहीं है वो भी चल रहे हैं। सुने बिनु काना, जिनके पास कान नहीं है उनको भी सुनाई दे रहा है। और कर, जिनके पास हाथ नहीं है वो नाना प्रकार के अलग अलग विधि तरीके से काम को कर रहे हैं। यहाँ पे असंगति अलंकार होगा, या यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होगा, या यहाँ पे दृष्टांत अलंकार होगा, या विभावना अलंकार होगा। यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होगा। विशेषोक्ति का मतलब विभावना अलंकार होगा। विशेष प्रकार की यहाँ पे कल्पना की जा रही है। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विद नाना। चलो अगले सवाल की तरफ मूव कर दें। देखिएगा सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जवाब दीजिए भैया, किस क्षेत्र में? सिनेमा? अरे भाई सिनेमा फिल्म उलम के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार थोड़ी दिया जाता है। चलो सिनेमा आपका पहला जवाब क्या है भाई? गलत है। चलिएगा भैया, पहला जवाब आपका गलत है, सिनेमा है नहीं। विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? भैया साहित्य के ही क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कह रहा है। पुरस्कार में आपका सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलिएगा, दवाई शब्द का बहुवचन रूप विकल्प पहचानिए। कौन से विकल्प में दवाई का बहुवचन रूप लिखा गया है? दवाइयाँ लिखा तो गया था लेकिन बड़ी हो गया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल सही है, दवाएं नहीं होगा, दवाइयाँ नहीं होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया आज के अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देते रहिए, बताइए इसका क्या जवाब होने वाला है। वर्णमाला किसे कहते हैं? जवाब देना है। स्वर को वर्णमाला कहते हैं, व्यंजन के समूह को वर्णमाला कहते हैं? कतई नहीं कहते हैं भाई। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के उच्चारण स्थान को वर्णमाला कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कतई ये गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगला सवाल का जवाब दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अंगारे बरसना। अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ है, सही अर्थ क्या है बताइएगा, जवाब दीजिएगा। लिखा गया है कड़ी धूप होना, आसानी पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम करना। कड़ी धूप होना होगा, बताइए। अंगारे बरसना, आसानी पीड़ा होना, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। कौन सा जवाब सही है? पहला, कड़ी धूप होना। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा 29 नंबर, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। अर्थबोधक लोकोक्ति है, बताइएगा। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। घर खीर तो बाहर खीर है भाई, गलत बात है ये। घर का भेदी लंका ढाए, बिल्कुल विवितरण वाला काम है, यही जवाब भी आपका सही है। घर आए कुत्तों को भी नहीं निकालते, ये गलत है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये गलत है। कौन सा जवाब सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 30 नंबर का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, जवाब देना है कौन सा शब्द विशेषण है। जाना है, देवता है, सुंदर है, कौन है? देखिए जाना अपने आप में लल्ला क्रिया है, क्या है भैया? क्रिया है। और देवता अपने आप में क्या है भैया? संज्ञा है।
और इधर आओगे सुंदर, सुंदर अपने आप में भैया क्या है, विशेषण है, सुंदर लड़का ना। और कौन अपने आप में क्या है, सर्वनाम में आता है, किसके अंतर्गत आएगा, सर्वनाम में आएगा। चलो कौन सा जवाब सही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवालों की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। अरे भाई कौन सा, हमें ही भीगना पसंद है, तुम्हें बारिश में भीगना पसंद नहीं है। कह रहा है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए सर्वनाम की बात किया जाए तो इसमें कोई सर्वनाम आपकी आंखों से दिख रहा है तो केवल और केवल मुझे। मैं से क्या बना हुआ है लल्ला, मैं से ही आपका मुझे बना हुआ है। तो मैं और हम, आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, और फिर आपका मध्यम पुरुष, फिर आपका क्या है, अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आता है, अन्य पुरुष में या, वा, ये, वे और वो आते हैं। तो यहाँ पे मैं और हम आपका किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, पहला जवाब सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा 32 नंबर, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। आज की क्लास का लल्ला आखिरी सवाल है, हमारी तुम्हारी मुलाकात यहीं पे एंड होने जा रही है, ये क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रही है। आज की क्लास का आखिरी सवाल क्या कह रहा है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। इत है कि इक है कि आस है कि उत है। आस दिख रहा है आंख से कहीं पे प्रत्यय नहीं, सॉरी, आस दिख रहा है नहीं दिख रहा, इक कहीं पे लगा है नहीं लगा है, उत कहीं पे लगा है नहीं लगा है, क्या ये वाला जवाब सही है। और प्रत्यय के बारे में आपको बता दें तो प्रत्यय अपने आप में क्या है, शब्दांश है, शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा है, शब्द का एक छोटा सा हिस्सा है जो किसी शब्द के अंत में लग के उसके पूरे पूरे अर्थ को बदल देता है। जरूरी नहीं है कि हर बार अर्थ बदल ही जाए, कभी प्रभाव को कम या कभी प्रभाव को ज़्यादा कर देता है। आप लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्रत्यय की संख्या कितनी है। आज के लिए इतना ही, फिर आपको हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ, साथी के साथ, मित्रों के साथ, भाई बहन के साथ साझा करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना असीम प्रेम और स्नेह ऐसे दिखाते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।